तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मैंने कई आपको फांसी की कहानियां सुनाई, ये भी आपको बताया कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं अब भी जिनको सजाए मौत हो चुकी है, फांसी की सज़ा हो चुकी है, लेकिन वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रहम की उम्मीद में हैं। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन, दया याचिका उन्होंने दाखिल की है। लेकिन आज की कहानी एक अलग इंसान की कहानी है। एक ऐसे मुजरिम की कहानी है जो 27 साल से पिछले जेल में बंद है। पिछले 11 सालों से मौत का इंतजार कर रहा है। 31 मार्च 2012 को उसको फांसी हो भी गई थी, मतलब दे दी जानी थी, लेकिन 72 घंटे पहले मौत से एक फरमान आया और उसकी फांसी रुक गई। अब पिछले 11 सालों से वो इस बात के लिए लड़ रहा है कि उसे फांसी हो, सजाए मौत हो। 2 बार जेल के अंदर उसने भूख हड़ताल कर ली कि मेरी जो भी याचिका, कानूनी प्रक्रिया है, उस पर फैसला करो फटाफट, और जो सज़ा देनी है दे डालो। अपने पूरे इस जेल में जब से वो रहा, तब से लेकर आज तक उसने अपने लिए कोई वकील नहीं किया, न उसने माफ़ी मांगी, न उसने रहम की फरियाद की। उसने अपना गुनाह भी कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक से फांसी की सज़ा हो चुकी है, फिर भी उस शख्स को फांसी नहीं हो पा रही है। और ये मामला आज फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये क्या मामला है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और ख़ासतौर पर गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी इस शख्स का करना है, इसका फैसला फटाफट करके आप बताओ कि आप चाहते क्या हो। क्योंकि जिस शख्स को मरना है, जिसे फांसी होनी है, वो खुद कह रहा है मेरी सज़ा फाइनल करो, लेकिन सज़ा रुकी हुई है। क्यों? तो आज की ये पूरी कहानी पंजाब की कहानी है, और जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बलवंत सिंह राजोआना। इस देश के, आज़ाद देश के पहले मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर का जो कत्ल हुआ था, सरदार बेअंत सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके हत्यारों में से एक बलवंत सिंह राजोआना। इसके साथ एक साथी जो सुसाइड बॉम्बर था, वो तो उसी वक्त मौके पे मारा गया। बाकी 9 लोगों को पकड़ा गया था, चार्जशीट दाखिल हुई, उनमें से 2-3 छूट गए, एक को 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन सिर्फ 2 को ही सज़ाए मौत हुई थी। उनमें से भी एक जिसको सज़ाए मौत हुई, बाद में उसकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। ले देकर बचा इकलौता बलवंत सिंह राजोआना, जिसे सजाए मौत मिली लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। मौत की तारीख भी फिक्स हो गई, लेकिन उसे फांसी नहीं दी जा सकी। और अभी ये मामला क्यों लटका है, ये पूरी कहानी आज आपके सामने। और इसके लिए हालांकि बेअंत सिंह के कत्ल की पूरी कहानी आपको सुना चुका हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी देनी पड़ेगी ताकि इस कहानी को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले, चूँकि ये पंजाब का मामला है, तो कुकू FM ऐप पर ऐसी एक मेरा लहूलुहान पंजाब, ये आप सुन सकते हैं। पंजाब कैसे एक हंसता खिलखिलाता राज्य अचानक बीच में 90 के दशक आया, और जब आतंक के साए में झुलसने लगा, वहाँ जो कुछ हुआ फिर हम सभी को मालूम है। तो अचानक पंजाब कैसे ज़ख्मी होने लगा। तो मेरा लहूलुहान पंजाब ये कुकू FM ऐप पर है, आप इसे वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। जो कुकू FM ऐप है उस पर बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके करीब 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी के पेड सब्सक्राइबर हैं, और हर महीने लगभग 4200 आवर्स के कंटेंट के साथ ये लगातार बढ़ भी रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी ज़ुबान में, भाषा में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम तरह की है, रहस्य, रोमांच भी है। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ासतौर पर कुकू FM खास ऑफर लाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा सकते हैं। और क्राइम 30 कूपन कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 69 रुपीज़ में मिलेगा। तो ये तो रही कुकू FM ऐप की बात। 31 अगस्त 1995, 31 अगस्त 1995 यानी कि 31 अगस्त 1995 की कहानी है। पंजाब के सेक्रेटरिएट में, चंडीगढ़ में, यानी सचिवालय में, सरदार बेअंत सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे। वो शाम को अब उनको वहाँ से अपने दफ्तर से निकलना था,
लेकिन उसी रोज़ उसी सचिवालय के अंदर एक सफ़ेद एम्बेसडर आकर पार्क होती है, जिस पर दिल्ली का नंबर था। पार्क होती है, उसका एक शख्स उतरता है जो पुलिस की वर्दी में था, हाथ में उसके फाइलें। सभी को यही लगा कि सीएम का खास है। उसके बाद 5:30 पर सचिवालय में बेअंत सिंह अब नीचे उतरते हैं। सेकंड फ्लोर पर उनका दफ्तर हुआ करता था। सारे सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ थे। उनको खतरा था, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उस वक्त जिस तरीके से एक आतंक का दौर था, तो कहते हैं उस आतंक के दौर के खात्मे के लिए काफ़ी हद तक जो क्रेडिट दिया जाता है सरदार बेअंत सिंह को दिया जाता है। और इनकी ट्रेनिंग KPS गिल जो उस वक्त DGP थे, बहुत अच्छी थी, लेकिन ख़तरा भी था उसी हिसाब से। तो 5:10 पर ऑफिस से नीचे उतरे। उनकी 3 एम्बेसडर गाड़ियों का काफिला आकर लग गया था। उन तीनों में से वो किसी में भी बैठते। नीचे आने के बाद अभी जैसे ही वो दरवाज़ा खुला और एम्बेसडर में बैठ नहीं जा रहे थे कि एक शख्स जो पंजाब पुलिस की वर्दी में था तेज़ी से आया और अचानक उसने एक बटन दबाया। एक भयानक धमाका हुआ। बेअंत सिंह के साथ साथ कुल 16 और लोग मारे गए, तो 17 लोगों की जान चली गई। इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू हुई, तो मौके से एक लाश ऐसी मिली जिसकी उस वक्त पहचान नहीं हो पा रही थी। तो पता है, जब KPS गिल ने यह कहा था कि शायद एक सुसाइड बॉम्बर का काम है, ठीक वैसे ही जैसे राजीव गांधी का कत्ल हुआ था, उसमें भी सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ था। अब मामले की जब तफ्तीश की गई तो सबसे पहले नज़र पड़ी उस सचिवालय के अंदर पार्क हर गाड़ियों पे फिर खंगाला गया। तो एक एम्बेसडर कार जो दिल्ली का नंबर, उसका कोई वारिस नहीं। पुलिस उस कार तक पहुंची तो कार को देखते अंदाज़ा हो गया कि इस पर अभी हाल में ही पेंट हुआ है। अब हाल में ही पेंट हुआ और पेंट देखकर लग रहा है कि ये कहीं लोकल में ही पेंट हुआ है। इसके बाद पुलिस की एक टीम पता करते करते एक लोकल मैकेनिक के पास पहुंचती है और पता चलता है कि हाँ, वहीं इस एम्बेसडर कार को वाइट कलर किया गया था, क्योंकि ज़्यादातर नेता और वो लोग यही इस्तेमाल किया करते थे। फिर उस कार पेंटर से ही एक सुराग मिला एक और शख्स का, जिसका नाम था लखविंदर सिंह उर्फ लखा। लखा जो था ये पंजाब आर्म्ड पुलिस फोर्स में तैनात था और उस सचिवालय में इसकी ड्यूटी गाड़ियों को ही लेकर होती थी, VVIP। तो पुलिस की टीम, चूँकि उस कारपेंटर के ज़रिए पहचान हुई लखविंदर की, तो पुलिस ने लखविंदर को उठाया। लखविंदर के ज़रिए फिर उससे बातचीत हुई। तो फिर एक गुरमीत सिंह, एक डिप्लोमा इंजीनियर, उस तक पुलिस पहुंची। अब इन दोनों को उठाया। उसके बाद बातचीत हुई। तो जब बातचीत हुई तो इस दौरान में कुछ चीज़ें मिली मौका वारदात से, तो ये पता चल गया था सुसाइड बॉम्बर है। तब लखा से ही पुलिस को पता चला कि जो सुसाइड बॉम्बर था, जो बना था, उसका नाम दिलावर सिंह। और दिलावर सिंह जो है पहले पंजाब पुलिस में था और उसी का ये काम है। वो एक सुसाइड बॉम्बर था। लेकिन अब सुसाइड बॉम्बर एक, उसके पीछे कोई तो होगा। तब तक बब्बर इंटरनेशनल खालसा का भी नाम आने लगा। अब धीरे धीरे पुलिस एक एक कर बाकी लोगों को फिर पकड़ने की कोशिश करती रही और आखिरकार फिर पुलिस ने एक राजेंद्र सिंह, इसके बाद जगतार सिंह तारी, ये सब बब्बर खालसा से जुड़े हुए थे, इन सब को पकड़ा। और इन सब की पूछताछ और लखविंदर से पूछताछ के बाद बलवंत सिंह राजवाना का भी नाम आया, जो पंजाब के एक राजवाना गांव है वहाँ का रहने वाला। उसको गिरफ्तार किया गया। बलवंत सिंह राजवाना भी पंजाब पुलिस का सिपाही 1986 में भर्ती हुआ था। भर्ती होने के 7 साल के बाद ये काम हुआ। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई कि ये लोग कैसे वहाँ घुसे। तो पता चला कि ये साजिश तो बहुत ऊपर से रची गई थी, विदेश से। और वजह ये थी बेअंत सिंह को रास्ते से हटाना, क्योंकि मानना था इन लोगों का कि जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं उस पर बेअंत सिंह खामोश हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए उसमें भी कुछ नहीं किया, उसमें भी ह्यूमन राइट्स और देश की अदालतों ने कुछ नहीं किया। तो उन सबको लेकर गुस्से में, और उसी गुस्से का बदला बेअंत सिंह की मौत से। तो जो लखा था, चूँकि वो वहाँ उस सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड था, तो गाड़ियाँ वहाँ बड़ी आसान से जा सकती थी, आसानी से, और इसीलिए उस चीज़ को चुना गया। दूसरी बात, लखविंदर को ये भी पता था कि बेअंत सिंह का रूटीन क्या, कब उतरते हैं, कब नीचे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन पास कर सकता था, तो वो भी फ़ायदा था। तो चुना गया पंजाब सेक्रेटेरिएट को। टारगेट पर थे बेअंत सिंह। मारना कैसे था इसका प्लान हुआ कि सुसाइड बॉम्बर के जरिए। अब सुसाइड बॉम्बर कौन बनेगा? तो 2 ऐसे लोगों को चुना गया।
उनमें से एक बलवंत सिंह राजवाना था और दूसरा दिलावर सिंह। ये दोनों ही पंजाब पुलिस के सिपाही। अब इन दोनों में से कौन? तो कहते हैं उस वक्त जब इन दोनों को चुना गया कि तुम्ही को ये काम करना, बाकी बैकअप टीम तो सब होगी ही होगी, जो सारी ज़रूरत थी, RDX थे, ये सब मिलेगा। तो एक सिक्का उछाला गया बलवंत सिंह राजवाना और दिलावर सिंह के बीच, और ये हुआ कि जो टॉस जीतेगा, जो हेड या टेल बोलेगा, और जो जीता उन दोनों में से, वो ह्यूमन बॉम्ब बनेगा, और जो हारा वो बैकअप टीम होगा। अब दोनों ने टॉस किया और इत्तेफाक से दिलावर सिंह ये टॉस जीत गया। अब दिलावर सिंह को ह्यूमन बॉम्ब बनना था और बलवंत सिंह राजवाना को बैकअप ये कि वो ह्यूमन बॉम्ब बनेगा, जाएगा, खुद को उड़ाएगा, और अगर वो मान लीजिए मिशन नाकाम हो गया, उसको पुलिस ने ऐन वक्त पे पकड़ लिया, बयान सिंह से दूर ही रोक लिया, तो फिर बलवंत सिंह राजवाना भी रेडी रहेगा और फिर वो अपने आप को उड़ा लेगा। तो बैकअप टीम ये थी। इसी पूरी साजिश के साथ ये लोग 31 अगस्त 1995 को पहुंचे सेक्रेटरिएट में, और दिलावर सिंह चूँकि पंजाब पुलिस में था, किसी को शक भी नहीं हुआ, वो करीब गया और उसने खुद को उड़ा लिया। तो बलवंत सिंह राजवाना को मौका ही नहीं मिला और वो बच गया, उसका दोस्त मारा गया। इसके बाद तमाम एक एक कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। सबको कोर्ट में पेश किया गया। बलवंत सिंह राजवाना ने भरी अदालत में, हाई कोर्ट में बल्कि, न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसने कहा कि उसने जो भी किया है उसको, उसके ऊपर कोई पछतावा नहीं है, और ये सब कुछ ऊपर वाले ने लिखा था, उसकी ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जो भी उसने बोलना था। और बहुत सारी वो सारी बातें बोली जो असंसदीय थी। तो खैर लोअर कोर्ट ने 2007 में CBI की विशेष अदालत ने बलवंत सिंह राजवाना को सजाए मौत दी, उसके साथ बाकी लोगों को उम्र कैद, एक और को जगतार सिंह को भी उम्र कैद सजाए मौत दी थी। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में इस निचली कोर्ट की अदालत को चैलेंज किया सभी ने, सिवाय एक शख्स के, और वो था बलवंत सिंह राजवाना। उसने इस फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। बाकी सब ने चैलेंज किया। बाद में जगतार सिंह की फांसी उम्र कैद में बदल गई, बाकी किसी को 10 साल थी उम्र कैद थी। हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सबने अपना अलग अलग दिया जो भी है, लेकिन बलवंत सिंह सामने नहीं आया। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी कोई निचली अदालत या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की। वहाँ भी फांसी की सज़ा बरकरार रही। अब मर्सी पिटीशन सामने वाला देता है, इसने मर्सी पिटीशन दी नहीं। अब 2007 में निचली अदालत ने दिया था, फिर हाई कोर्ट, अब 2012 आ गया, 2012 तक बलवंत सिंह राजवाना ने किसी कोर्ट के किसी फैसले को किसी ऊपरी अदालत में चैलेंज नहीं किया, चुनौती नहीं दी। इतना ही नहीं, किसी भी अदालत में उसने वकील लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे कोई कानूनी मदद नहीं चाहिए, और उसने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया भरी अदालत में। तो जब उसने ना मर्सी पिटीशन दाखिल किया, ना उसने कोर्ट में कोई चैलेंज किया फैसले को, तो आखिरकार कोर्ट ने एक तारीख निकाली 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 को बलवंत सिंह राजवाना को फांसी दी जाए। फांसी की तारीख अब करीब आ रही है। तभी 28 मार्च, फांसी से ठीक 3 दिन पहले, पंजाब की सरकार, उस वक्त प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचते हैं, और 2012 में भी तब कांग्रेस की ही सरकार थी। वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि अगर बलवंत सिंह राजवाना को फांसी दी गई तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, जो आतंक है वो फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि हम रिपोर्ट मंगाते हैं, रिपोर्ट मांगी। अब यहाँ मुश्किल ये थी कि किस ग्राउंड पे फांसी रोकें। एक ये है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन दूसरी तरफ कानून है। तीसरी तरफ यह है कि जिसको फांसी दी जानी है वो खुद ना कोई अपील कर रहा है, ना चैलेंज कर रहा है, ना रहम की भीख मांग रहा है, तो क्या करें। ऐसे वक्त में अचानक SPGC सामने आई, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पंजाब की एक बहुत ही माननीय बॉडी संस्था। वो सामने आई और उसने सीधे सीधे कोर्ट में बलवंत सिंह राजवाना की तरफ से मर्सी पिटीशन दाखिल कर दी कि इसकी सज़ा को सजाए मौत से कम कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए।
जैसे बाकी लोगों के भी हुए। अब ये मर्सी पिटीशन दाखिल कर दी, लेकिन खुद बलवंत सिंह ने नहीं की एसपीजीसी ने। अब उसके बाद ये मामला वहाँ पड़ा रहा। इस दौरान में फिर वो मामला पड़ा रहा, 2016 आ गया, 2017, 18, अब कुछ फैसला ही नहीं हो रहा है। 2012 31 मार्च को फांसी होनी है, वो तारीख निकल गई है। इसके बाद आगे मर्सी पिटीशन खुद उसकी बजाय एसपीजीसी ने दी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ रहा है। बलवंत सिंह राजवाना जो पटियाला जेल में बंद, उसने 2 बार जेल के अंदर भूख हड़ताल कर दी। उसने कहा कि मेरी ये जो एसपीजीसी ने जो भी दिया है इस पर आप फैसला लो और ख़त्म करो। 2 बार भूख हड़ताल, उसको समझाया गया। उसके बाद खैर फिर भी मामला नहीं। फिर 2020 में मामला आया, तब भी कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 450वीं वो थी प्रकाश पर्व, एक मौका आया, तो उसमें यह हुआ कि जो बलवंत सिंह, इसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल देनी चाहिए, ये एक प्रपोज़ल रखा गया। लेकिन उस प्रपोज़ल पे भी अमल में कुछ नहीं लाया गया, कुछ हुआ ही नहीं। अब वो भी निकल गया। इधर इसके बाद 2019 में बेअंत सिंह के पोते ने लोकसभा में, वो चुके एक सांसद, उन्होंने पूछा कि क्या बलवंत सिंह राजवाना को फांसी नहीं दी जा रही है, उनके दादा की इस तरह से मौत हुई है, क्या माफ़ी दे दी गई? तब होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद कहा था कि कोई माफ़ी नहीं दी गई है और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन 1995 में बेअंत सिंह का कत्ल हुआ। उसके बाद 95 में ही बलवंत सिंह राजवाना गिरफ्तार हुआ। 5 साल उधर और 23 इधर, लगभग 27 साल मान लीजिए। 27 साल से बलवंत सिंह राजवाना जेल में है। 2007 में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, तो 2007 को भी गुजरे हुए करीब 20 साल हो चुके हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से एक बार फांसी की तारीख निकली, कुछ नहीं हुआ। और अब आखिरकार इस लंबे इंतज़ार के बाद जो एसपीजीसी की मर्सी पिटीशन थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में ये था कि इतना वक्त गुजर चुका है, ये उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि अगर उसको फांसी दी जानी थी तो फिर उसको इतना लंबा इंतज़ार नहीं कराना था। 2007 में ही निचली कोर्ट ने दे दी, 2012 में तारीख निकल गई, तो 12 को भी बीते 11 साल हो गए। इन 11 सालों में वो हर रोज़ जी और मर रहा है। उसको कम से कम क्लियर हो कि उसे ज़िंदा रहना है या मर जाना है। तो ये उसके साथ ज़्यादती है, उसके मानवाधिकार का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस ग्राउंड को देखते हुए और ऐसे बहुत सारे केसेस में जिसमें लंबा वक्त लगा, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जो सज़ा है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दी। तो अगर बाकी लोगों को कर सकते हैं तो फिर बलवंत सिंह राजवाना का क्यों नहीं कर सकते? इस पर पूरी लंबी बहस हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बहस थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि ये बहस हो सकती है, और जो वकील थे उधर से ये भी कहा, लेकिन सवाल ये है कि किसकी सज़ा कम की जाए या किसको माफ़ी दी जाए या किसको रहम किया जाए। जो बलवंत सिंह राजवाना है, जिसके केस के ऊपर हम बहस कर रहे हैं कि इतने सालों से उसको फांसी नहीं हुई, उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दो, उसने किसी अदालत में कभी रहम की मांग नहीं की, किसी भी फैसले को गलत नहीं बताया, चैलेंज नहीं किया, प्रेसिडेंट के पास मर्सी के लिए नहीं गया। तो उसकी सज़ा कम करें, उसे रहम करें, उसे छोड़ दें, किस ग्राउंड पर? क्योंकि ये उसकी मर्सी या उसकी सज़ा को कम करने की अर्जी एक तीसरी पार्टी ने दी है, यानी एसपीजीसी ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। खुद उस शख्स ने नहीं दी जिस शख्स के लिए ये सज़ा मुकर्रर है, जिसको फांसी दी जानी है। तो उसकी मर्सी, उसकी अपील तभी मानी जाएगी जब वो खुद देगा। कोई और दे रहा है, हम इसको कैसे एक्सेप्ट करें? लेकिन उसको लटका भी नहीं सकते हैं, उसकी अपनी जो भूख हड़ताल और ये सारी चीज़ें की वो भी सही है, तो उसका भी क्लियर होना चाहिए कि उसका क्या हो, उसको फांसी दें या ना दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार को साफ साफ कहा है कि आप शायद 30 अप्रैल तक, नहीं 30 अप्रैल तो निकल गया, 15 या 30 दिन या जितनी जल्दी हो, एक एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं आ रहा दिन कितने दिन का, लेकिन यह है कि जल्द से जल्द होम मिनिस्ट्री, सीबीआई, चूँकि सीबीआई इसमें पार्टी है, ये अपनी एक रिपोर्ट दें कि बलवंत सिंह राजवाना का करना क्या है। इसकी सज़ा कम करनी है, इसे बरी करना है, इसे फांसी देनी है, जो भी करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में अपना फैसला दे और इसी के बाद कोर्ट आखिरी फैसला लेगी। तब ये मामला इससे पहले भी 2021 में 20 में टल चुका है।
अब आज के बाद देखिए कितना टलता है ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ लेकर ये एक चीज़ है कि पंजाब में बलवंत सिंह राजवाना को लेकर ख़ासतौर पर वहाँ के जितने धार्मिक संगठन हैं उनका मानना है कि अगर फांसी दी गई तो इसका गलत मैसेज जाएगा, असर पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक कि बलवंत सिंह राजवाना वो शख्स है जिसको अकाल तख्त ने एक तरह से जिंदा शहीद का एक अवार्ड भी दिया हुआ है। तो अब मामला पड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, लेकिन इसमें सही फैसला या फिर जो कहें आखिरी फैसला लेना है वो होम मिनिस्ट्री को लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि अमित शाह की पूरी टीम को। अब उनको ये जवाब देना है कि क्या करना है। हालांकि दूसरी तरफ 27 साल हो चुके हैं तो ये भी इंसाफ नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक आदमी को अगर आपने सज़ा दे दी है तो फिर सज़ाए मौत दी है तो फिर फांसी होनी चाहिए, वरना कई ऐसे लोग उम्र कैद में पाकर हल्की जुर्म में या सज़ाओं में चले गए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा, यहाँ ये भी देखना है कि अगर एक शख्स जो किसी भी कोर्ट के फैसले को चैलेंज ना करे, चुनौती ना दे, तो उसके लिए फिर क्या है, क्योंकि चैलेंज ना करना, चुनौती ना देना, फिर इसका मतलब है कि वो जो नियम और कानून है उसके तहत है कि हर फैसला उसने स्वीकार कर लिया है। तो ऐसी सूरत में क्या हो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं और इसीलिए ये केस बहुत अहम हो गया है कि अब इसमें आगे क्या होगा। तो जो भी इसमें अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये शायद अपने आप में पहला ऐसा केस होगा जिसमें एक शख्स जो कहता है कि जो करना है मुझे फांसी पे चढ़ाना चढ़ा दो, लेकिन सरकार ही फैसला नहीं ले पा रही है कि करना क्या है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज विकास वर्मा का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विकास जी। रंजीत सिंह चौहान, इनका भी आज बर्थडे है और ये भेजा है सुचित्रा चांगरे जी ने, तो हैप्पी बर्थडे रंजीत जी। मनदीप तिवारी, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनदीप। और वैष्णवी ने भेजा है, साथ ही गणेश वैद्य, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गणेश। मेघा जादौन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मेघा। और प्रदीप राणा और सीवी ने भेजा है। ज्योति केलकर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ज्योति जी। और ये निशांत केलकर जी की जो है मम्मी है और पुणे में है। साथ ही आयशा अंजुम, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आयशा। और ये फुजैल अंसारी की वाइफ हैं। पूनम पांडे जी और चंद्रभान पांडे जी, इन दोनों की एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। वैष्णवी पांडे ने भेजा है, उनकी बेटियां हैं ये। साथ ही विद्या रानी और मिथिलेश कुमार डोंडे जी, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। विजय कुमार ने भेजा है। और नितिन और पूजा, इन दोनों की भी एनिवर्सरी, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और चलिए लगे हाथ बता देता हूँ, कल मैं दफ्तर नहीं आया था, कल कहानी नहीं थी, उसकी वजह ये थी क्योंकि कल मेरी भी एनिवर्सरी थी, तो इस वजह से नहीं आया था। अंशुमान कुमार जम्मू से एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है। इसके अलावा सचिन एंड बरखा जयपुर से हैं, थैंक यू सो मच आप दोनों का, सचिन और बरखा। तानाजी काशे हैदराबाद से हैं और पाब्लो एस्कोबर की कहानी सुनना चाहते हैं और मैं तानाजी इसको सुना चुका हूँ, क्राइम तक की कहानी के लिस्ट में आपको मिल जाएगी। लालचंद्र निषाद, इन्होंने कहा कि आपने कहा था शाकिरा खलीली की सीरीज़, तो प्राइम वीडियो पे ऑलरेडी आ चुका है लालचंद्र जी, डांसिंग ऑन द ग्रेव, आप प्राइम वीडियो खोलिए और उसमें देखिए। शमीम अंसारी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। अंकिता कुमारी दिल्ली से है ये, एंड थैंक यू सो मच अंकिता, आपने जो खूबसूरत सा मेल लिखा है। प्रियल जैन, ये उदयपुर से है, थैंक यू सो मच आपका। साथ ही एम.ए. अदील, इस्लाम और अकरीम, और इनके फादर हैं मास्टर आजम साहब, ये पाकिस्तान से हैं और टीचर हैं स्कूल में, एंड थैंक यू सो मच अदील आपके इस मेल के लिए। साथ ही डॉक्टर अमित कुमावत, इन्होंने लिखा है कि जो कहानी सुनाई थी उस दिन मैंने, वो दिल गायब, उसमें यह है कि डीएनए के थ्रू जो बाकी डेड बॉडीज़ थी उस दिन, अगर उसके ब्लड सैंपल उनके रिलेटिव से लेकर मैच करें तो मिल सकता है, जो विसरा के रिकॉर्ड है उनके ज़रिए भी पता चल सकता है। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए हैं और मुझे लगता है कि ये सब कुछ शायद सीबीआई ने किया होगा। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन फिर चलते चलते आपको याद दिला दूं कुछ कुकूफ FM ऐप पर भी ऐसी तमाम चीज़ें जो आप सुन सकते हैं, और ख़ासतौर पर क्राइम तक फैमिली के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाएं। कूपन कोड है crime30, उसका इस्तेमाल करें और 30% डिस्काउंट पाएँ। जो 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है वो फ़िलहाल 69 रुपीज़ में आपको कुकू FM ऐप की तरफ से क्राइम तक फैमिली के नाते मिलेगा। तो कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।